Hello friends, hope you are all doing perfectly all right. सैलरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सैलरी के मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात के ऊपर हम पार्ट वन में एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, कमीशन, डेफिनेशन, कंसेशनरी लोन्स, हाउस लोन्स वगैरह डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। अब हम जंप करते हैं जो रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सैलरी हैं उसके ऊपर। जी, तो हाउस रेंट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं। एक सिनेरियो ये इमर्ज होता है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ एंटाइटल होते हैं अकोमोडेशन के लिए। लेकिन बड़े सेक्टर्स में बाज़ लोगों के पास अपने घर होते हैं, तो एम्प्लॉयर कहता है कि जी आप अपने घर में रेज़िडेंस रख लें, हम आपको आपके घर का किराया दे देते हैं अंडर ए रेंट एग्रीमेंट। उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, वो इसको डील करता है। इसमें जो एम्प्लॉई अपनी अकोमोडेशन यूज करेगा कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड, उसको आप अकोमोडेशन में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं उसके अंदर जो अमाउंट आएगी वो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। अब जो एम्प्लॉयर उसको रेंट पे कर रहा होगा वो रेंट एम्प्लॉई अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर ला के टैक्स करेगा और उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर चार्जेस की जो अकोमोडेशन के साथ एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जाती है, वो सारे के सारे अगर रीइंबर्समेंट भी होती है तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएंगे। अब ये है कि पेंशन की ट्रीटमेंट क्या कही जाती है। पेंशन की ट्रीटमेंट ये है कि वेयर जहां पे एम्प्लॉय उस जॉब को छोड़ देता है और उसके साथ कंटिन्यू नहीं करता तो पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाती है। जहां पे एम्प्लॉय एक से ज्यादा पेंशन ले रहा होता है तो जो बड़ी अमाउंट की पेंशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, और दूसरी जो होती है वो टैक्सेबल सैलरी कंसिडर की जाती है एक से ज्यादा पेंशन के केस में। एम्प्लॉय के जो व्हीकल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को व्हीकल प्रोवाइड करता है, ट्रैवलिंग की रीइंबर्समेंट होती है और कन्वेंस अलाउंस कैश पे किया जाता है, इन तीनों की ट्रीटमेंट। जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेंटेन गाड़ी प्रोवाइड करता है, अगर वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हो तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स में शामिल की जाएगी। जहां पे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज में गाड़ी यूज होना है, वहां पे 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल सैलरी इनकम में शामिल करके उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। जहां पे सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी प्रोवाइड की गई है वहां पे उसकी टैक्सेबल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। जो कन्वेंस अलाउंस रीइंबर्समेंट की जाती है ऑफिशियल ट्रैवलिंग की, वो उसकी कहीं पे कंसिडरेशन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कन्वेंस अलाउंस इन कैश पे किया जाता है वो टैक्सेबल इनकम में सैलरी में शामिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है अगर टैक्स एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर बियर करता है। ये बड़े जो पोजीशन के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें नेट ऑफ टैक्सेस ये सैलरी चाहिए, टैक्स का बर्डन जो है वो आप बियर करेंगे। फॉर इंस्टेंस नेट ऑफ सैलरी, नेट ऑफ टैक्स सैलरी चाहिए 400,000, 500,000 या 10 लाख रुपए एक की पोस्ट का पर्सन है। उस केस में ये कहा जाता है कि कंपनी जो है वो उसका टैक्स जो डिडक्ट करेगी वो इस तरह से करेगी कि उसकी सैलरी की जो इनकम है उसमें जो टैक्स बन रहा है एक दफा फिर उसमें ऐड करेगी और फिर उसको ग्रॉस करके फिर उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करेगी। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ये है कि ये ट्रीटमेंट आप 3 दफा करेंगे और फिर जो टैक्स आएगा वो आप उसका डिडक्ट कर लेंगे। जो कुछ क्रेडिट्स अवेलेबल थे गवर्नमेंट ने विड्रॉ किए हैं, उनमें स्कूक्स या शेयर्स खरीदे थे लिस्टेड कंपनीज की, वो भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। इंश्योरेंस के ऊपर एक हेल्दी टैक्स क्रेडिट मिलता था, वो भी गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले विड्रॉ कर लिया हुआ है। अच्छा, डोनेशंस एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है जिसमें एक फिलैंथ्रोपिक का भी इम्पैक्ट आता है, वेलफेयर का भी इम्पैक्ट आता है। लोग डोनेशन देना भी चाहते हैं, लोगों का ख्याल ये होता है कि क्या इसके ऊपर कोई टैक्स रिलीफ मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज हैं उनको देंगे, आप फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या रिलीफ फंड्स को देंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज या एनी पर्सन जो कि सेक्शन 100C ऑफ ITO 2001 के तहत क्वालिफाइड है उनको आप देंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और फिर कुछ थर्ड शेड्यूल के अंदर भी एंटिटीज मेंशन्ड है, कुछ को डायरेक्ट डिडक्शन भी मिल जाती है और कुछ के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है। डोनेशंस का जो टैक्स क्रेडिट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन और फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपने डोनेट की है, और 30% ऑफ द टोटल टैक्सेबल अमाउंट। इनमें से जो कम होगा उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट मिलता कैसे है, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C।
आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जो इस क्रेडिट से पहले का जो आपका टैक्स बनता है उसको आप टैक्सेबल इनकम से, टोटल इनकम से नहीं, टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करते हैं। इसको कहा जाता है एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे आप पहुंच जाते हैं। उसको आप जो आपका एंटाइटल्ड डोनेशन है, आप जो पीछे हमने स्क्रीन पे देखा, जो भी जिस मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको जो अमाउंट आती है वो आप अपने टैक्स में से उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसको कहा जाता है टैक्स क्रेडिट। फिर हम देखते हैं कि वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की ट्रीटमेंट क्या है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज अडॉप्ट करती हैं कि जी आप वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फंड्स में अपनी पेंशन के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आप उनमें कंट्रीब्यूशन करें। फेडरल गवर्नमेंट और अंडर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ क्रेडिट अलाउ करता है। उस क्रेडिट की भी लिमिट है। वो क्रेडिट की लिमिट क्या है? 25% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। ये इनमें से जो लोअर होगी उसको प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड फार्मूले के तहत कैलकुलेट करके आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी में से उसको रिड्यूस कर लेंगे। व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्प्ट सैलरी फॉर एन इंडिविजुअल? 600,000 यानी 6 लाख रुपए तक पूरे एक साल में एक इंडिविजुअल सैलरी अर्न करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। जो अदर देन सैलरी लिमिट है इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्संस की, वो 4 लाख है। एफपीआर की एक मोबाइल ऐप भी है, टैक्स आसान ऐप, आप उसके तहत जाके भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सैलरीड के पर्संस के लिए जो लास्ट डेट या डेडलाइन है वो सितंबर 30 होती है किसी भी साल की। जैसे अगर ये 2024 या 25 है तो इट विल बी सितंबर 30 2024 और 25। अच्छा जी, एक बहुत टेक्निकल चीज है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम और स्टॉक शेयर स्कीम। यहाँ पे बहुत कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज, वो एम्प्लॉइज को अपने साथ अटैच रखने के लिए अब वो कंपनीज को ऑफर करते हैं कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आपको हम कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे जो ल्यूक्रेटिव होते हैं और यूजुअली रिड्यूस्ड प्राइस पे दिए जाते हैं ताकि वो उनको सेल करके कुछ प्रॉफिट भी कमा सकें और रेगुलर डिविडेंड भी उसके ऊपर आए। जब तक वो जो ऑप्शन होती है उसकी वैल्यू है वो एक्सरसाइज नहीं हुई, वो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है या एक वैल्यू ऑफ राइट है, उसके एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। जब एम्प्लॉय एज ए ऑप्शन या उस राइट को ही सेल कर देता है तो अगर उसका राइट, उसकी कंसिडरेशन जो उसने पे की है कोई डिफरेंस है तो उसकी सैलरी की इनकम में शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब वो वैल्यू उसको सेल नहीं करता, वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, वो वैल्यू पे करके वो शेयर एक्वायर कर लेता है। तो जो उस वक्त शेयर्स की मार्केट वैल्यू होगी उसमें से आप जो उसने कंसिडरेशन पे की है, भले उसने शेयर सेल नहीं किए, जो डिफरेंस है वो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। कुछ ये कंडीशंस होती हैं इसके ऊपर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर, जब तक ये कंडीशंस इन प्लेस होंगी और एम्प्लॉय फ्री नहीं होगा इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, तब तक एम्प्लॉय की सैलरीड इनकम में कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ टैक्स फाइलर इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इवॉल्व करता है विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर। जो लोग टैक्स फाइल नहीं करेंगे उनका टैक्स का इंपैक्ट ऑलमोस्ट डबल है उन लोगों से जो टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो टैक्स की रिटर्न फाइल करना आप समझ लें कि बहुत प्रेफरेबल। यहां तक ये भी कहा गया है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 5 मिलियन या 50 लाख से ज्यादा है तो आपको उसकी कॉस्ट ही नहीं मिलेगी। कल को अगर आप उसको बेचते हैं तो उसकी जितनी सेल कंसिडरेशन होगी वो आपका कैपिटल गेन बना के उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। आईआरएस का एक लॉगिन है, आप उसमें जाते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने अगर अपना फाइलर स्टेटस चेक करना है तो आप 9966 के ऊपर अपना एनटीएन या सीएनआईसी भेजिए, आपका फाइलर स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम खुद से इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं? एफपीआर ने बड़े यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाया हुआ है, आप उसमें जाके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी गलती आपको ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प ले लीजिए। उसके बाद हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम एक्सेल में सैलरी कंप्यूटेशन सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है।